हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आपको जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है मस्कुलर टिश्यूज़, तो मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में कल हमने आपको मस्कुलर टिश्यूज़ के टाइप्स भी बताए थे। 3 टाइप्स मेनली होते हैं। उनमें से कल हम आपको पढ़ा रहे थे स्केलेटल मसल टिश्यू या कंकालीय पेशी ऊतक के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा था। तो कंकाली पेशी ऊतक में कल आपको बेसिक बातें बताई गई। आज उस कंकाली पेशी ऊतक या स्केलेटल मसल टिश्यू के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, पहले भी आपको बताया गया है कि मस्कुलर टिश्यू मेनली 3 टाइप के होते हैं। पहले होते हैं स्केलेटल मसल टिश्यू या स्ट्रिप्ड मसल टिश्यू कहलाते हैं, दूसरे होते हैं वॉलंटरी या स्मूथ मसल टिश्यू, और तीसरे होते हैं कार्डियक मसल टिश्यू। पहले कहलाते हैं कंकालीय पेशी ऊतक या रेखित पेशियाँ कहलाती हैं, दूसरे कहलाते हैं अंतरांगीय पेशी ऊतक या फिर उन्हें कहते हैं चिकने पेशी ऊतक कहते हैं, और तीसरे होते हैं हृदय पेशियाँ कहलाते हैं या हार्ट मसल्स कहलाते हैं। तो इन 3 टाइप में से आपको अभी जो डिस्कशन चल रहा है बेटा, वो पहले को बताया जा रहा है स्केलेटल मसल टिश्यू के बारे में या कंकालीय पेशी ऊतक के बारे में आपको बताया गया था कल। आज और डिटेल में उस पे कंकाली पेशी ऊतक स्केलेटल मसल टिश्यू की डिटेल्ड स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। आज देखें, मतलब विस्तृत संरचना का अध्ययन किया जाएगा। कौन से पेशी ऊतक का बेटा? स्केलेटल मसल टिश्यू की विस्तृत संरचना का अध्ययन किया जाएगा। देखें, अभी मैं आपको डायग्राम से इसको समझाऊंगा स्केलेटल मसल टिश्यू को। देखिए बेटा, ये डायग्राम बने हुए हैं, देख लें, ऑब्जर्व करें डायग्राम। स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल ऑफ एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैग्नीफिकेशन, मतलब हिंदी में सुन लें, कंकाली पेशी ऊतक की संरचना विभिन्न आवर्धन के स्तर पर कंकाली पेशी ऊतक की संरचना, विभिन्न आवर्धन के स्तर पर कंकाली पेशी ऊतक की संरचना। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इसको सुन लें। मैंने वैसे इंग्लिश मीडियम में तो लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैग्नीफिकेशन जगह, तो ध्यान से सुन लें बेटा। कंकाली पेशी ऊतक की संरचना आवर्धन के विभिन्न स्तर पर, तो ये कंकाली पेशी ऊतक की संरचना बनाई गई हैं, आवर्धन के विभिन्न स्तर पर बनाई गई हैं कंकाली पेशी ऊतक की संरचना। इसमें देखेंगे आप बेटा, कंकाली पेशी ऊतक की संरचना में सबसे पहले देखा होगा, हमने आपको बताया था कि कंकाली पेशियाँ जो होती हैं या स्केलेटल मसल्स जो होती हैं वो कहाँ मिलती हैं? हमारे हाथों में पाई जाती हैं, लिम्स में पाई जाती हैं। कल आपको बताया था फेरिंग्स में पाई जाती हैं, इसोफेगस की ओपनिंग में मिलती हैं, शुरुआत में मिलती हैं, और बॉडी वॉल में पाई जाती हैं। बताया था कल आपको, वही हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। जैसे आपको बताया था बेटा, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स हाथों में पाई जाती हैं। यहाँ पर बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल्स जो होती हैं वो उदाहरण होती हैं स्केलेटल मसल्स का। आपको बताया था स्केलेटन से जुड़ी होती हैं, कंकाल से जुड़ी होती हैं, इसलिए इन्हें स्केलेटल मसल्स कहते हैं। कौन सी मसल्स कहते हैं? स्केलेटल मसल्स कहते हैं। डायग्राम से बेटा क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो उनमें से जो स्केलेटल मसल्स जो हाथ में पाई जाती है उसी को डिटेल स्टडी यहाँ पे की गई है, विस्तृत अध्ययन किया गया है। देखिए, ये मसल्स हैंड है, हैंड के अंदर ये मसल्स पाई जाती हैं। यहाँ पे ये बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल्स हैं बेटा, ये मसल्स हैं, मसल है, ये मसल है, पेशी हैं, ये पेशी हैं, मसल हैं। इनका स्ट्रक्चर मसल्स के अंदर क्या होता है बेटा? मसल्स के अंदर मसल फाइबर्स बंडल्स में पाए जाते हैं। इसे फैसिकुलर जिसे कहते हैं फैसिकुली कहते हैं, मसल फैसिकुली कहते हैं। बहुत से होते हैं, तो ये मसल फैसिकुली का स्ट्रक्चर है, मसल्स के बंडल का डायग्राम है। ये हाथ है, देख लें अच्छे से, हाथ के अंदर मसल्स पाई जाती हैं, यहाँ पे दिखाई गई हैं। ये हैंड है बेटा, और इसमें मसल फैसिकुली ये पाई गई हैं। देख लें, ऑब्जर्व कर लें, इनको ऑब्जर्व करें। और बेटा आपको बताया था मसल्स के अंदर क्या होता है? मसल फाइबर पाई जाती है, और मसल फाइबर्स में मायोफाइब्रिल्स पाई जाती हैं। क्या मिलते हैं? मायोफाइब्रिल्स। ये मायोफाइब्रिल्स हैं, देख लें, ये मायोफाइब्रिल्स हैं, ये है मायोफाइब्रिल्स। ये स्ट्रक्चर में आपको बताए गए। ये मसल फाइबर है, मसल फाइबर स्ट्रक्चर मसल फाइबर का बनाए गए मसल फाइबर हैं, ये मसल फाइबर हैं। इन मसल फाइबर के अंदर पाए जाते हैं बेटा मायोफाइब्रिल। ये देख लें, मसल फाइबर, मायोफाइब्रिल, और इन्हें कहते हैं मसल फाइबर को कहा जाता है बेटा। देखिए ध्यान से, मसल फाइबर को कहते हैं बेटा पेशीय रेशे कहते हैं, या पेशीय कोशिकाएं कहते हैं। मसल फाइबर को क्या कहते हैं? पेशीय रेशे, या पेशीय रेशे कहते हैं, या फिर कहते हैं पेशीय कोशिका कहते हैं मसल फाइबर के अंदर। तो बेटा मसल फाइबर के अंदर मिलते हैं मायोफाइब्रिल्स। आपको बताया था मायोफाइब्रिल्स जो होते हैं, मायोफाइब्रिल में बेटा 2 टाइप के बैंड होते हैं, एक गहरे बैंड होते हैं, एक हल्के बैंड होते हैं। गहरे बैंड जो होते हैं वो ए बैंड कहलाते हैं बेटा। ये गहरे बैंड है, ए बैंड है, ये देखिए, ये ए बैंड होते हैं, जिन्हें एनाइसोट्रॉपिक बैंड भी कहते हैं, और ये आई बैंड होते हैं। ये हल्के बैंड जो होते हैं, यहाँ पर जो दिखाए गए हैं ये खाली जगह पे, ये आई बैंड है,
आई बेंड। अब देखिए बेटा, ये आप यहाँ पर देखेंगे ए बेंड के बीच में, ए बेंड जो होते हैं उनके बीच में एक थोड़ा सा कम थिक, कंपैरेटिवली कम थिक, लेस थिक स्ट्रक्चर होती है या कम मोटी संरचना पाई जाती है ए बेंड के बीच में, जिसे कहते हैं एच जोन। क्या कहते हैं? एच जोन कहते हैं। देख लें, ये एच जोन क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि इसको हैंसेन ने डिस्क्राइब किया था, हैंसेन नाम के एक साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया था, इसलिए इसे कहा जाता है बेटा एच जोन। क्या कहते हैं इसे? एच जोन कहते हैं। ये वाली लाइन, ये वाली एच जोन होती है। एच जोन कहाँ होती है? एच जोन होती है बेटा ए बेंड के बीच में, एक कंपैरेटिवली लेस थिक स्ट्रक्चर होती है या तुलनात्मक रूप से कम मोटी संरचना होती है, जिसे कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं जिसे? एच जोन कहते हैं। एच जोन ए बेंड के बीच में होती है एच जोन। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा जो आपको बताया गया है। इस तरह से आप समझ रहे होंगे क्या आपको बताया गया एच जोन के बारे में। एच जोन आपको बता दिया बेटा। अब हल्के बेंड जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आई बेंड कहलाते हैं। आई बेंड, हल्के बेंड आई बेंड कहलाते हैं। हल्के बेंड आई बेंड कहलाते हैं। आई बेंड जो होते हैं बेटा, आई बेंड के बीच में क्या होता है? आई बेंड के बीच में एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे कहा जाता है जेड लाइन। जेड लाइन होती है, जिसे डॉबी लाइन्स भी कहते हैं, क्रॉसेस लाइन भी कहते हैं, डॉबीज लाइन भी कहते हैं, क्रॉसेस लाइन भी कहते हैं। तो बेटा जो अभी आपको बताया कि एच जोन के बीच में जो लाइन होती है, एच जोन तो आपको बता दिया गया क्या होते हैं। आई बेंड के बीच में एक लाइन होती है जिसे कहते हैं, आई बेंड के बीच में एक लाइन होती है जो कहलाती है जेड लाइन। क्या कहलाती है बेटा? जेड लाइन कहलाती है। जो आई बेंड के बीच में लाइन होती है वो क्या कहलाती है? जेड लाइन कहलाती है। आई बेंड के बीच में लाइन क्या कहलाएगी बेटा? जेड लाइन। जैसे एक जर्मन भाषा के वर्ड जुइस चेंस चीफ से लिया गया है। जर्मन भाषा के वर्ड जुइस चेंस चीफ से लिया गया है, जो जेड लाइन आई बेंड के बीच में पाई जाती है। देख लें अच्छे से। अब एच जोन जो होते हैं, एच जोन के बीच में भी एक लाइन पाई जाती है। तो बेटा जो एच क्षेत्र के बीच में जो लाइन पाई जाती है, एच क्षेत्र, एच रीजन जो होते हैं, एच रीजन, ये है एच जोन के बीच में भी एक लाइन होती है, इसे एम लाइन कहते हैं। एम लाइन, ये देख लें एच जोन के बीच में ये दिखाई गई है एम लाइन। यहाँ पर एच जोन है, ये एच जोन के बीच में ये एम लाइन दिखाई गई है, ये यहाँ पर एम लाइन दिखाई गई है। ये भी जर्मन भाषा के वर्ड मेटलिस चीफ से लिया गया है। एम वर्ड कहाँ से लिया गया है? एम वर्ड जर्मन भाषा के वर्ड मेटलिस चीफ से लिया गया है। इस तरह से आप देख रहे होंगे। तो बेटा ये स्ट्रक्चर बनी है आपको। आप सबसे पहले ये याद रखें, जो मसल टिश्यू के बारे में स्टडी करनी हो, डिटेल स्टडी करनी है स्केलेटल मसल टिश्यू की, तो स्केलेटल मसल टिश्यू की डिटेल स्टडी यहाँ पे की गई है। तो स्केलेटल मसल टिश्यू में आपको याद रखना है, कोई मसल टिश्यू जो होते हैं, मसल टिश्यू के अंदर क्या मिलते हैं बेटा? मसल फाइबर्स पाई जाती हैं। मसल फाइबर्स किस में पाए जाते हैं? बंडल्स में पाए जाते हैं। और जो फेसिकल कहलाते हैं, फेसिकुली कहलाते हैं या फेसिकल कहलाते हैं। एक होता है तो फेसिकल, बहुत से होते हैं फेसिकुली कहलाते हैं मसल बंडल्स। तो मसल्स हैं, पेशी है, पेशी के अंदर मसल फाइबर्स मसल बंडल्स के रूप में मिलते हैं। और मसल फाइबर ये हैं। मसल फाइबर के अंदर क्या मिलते हैं बेटा? मायोफाइब्रिल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मायोफाइब्रिल पाए जाते हैं। ये देख लें मायोफाइब्रिल। और ईच एंड एवरी मायोफाइब्रिल इज मेड अप ऑफ 2 टाइप ऑफ बैंड्स। प्रत्येक मसल मायोफाइब्रिल होता है 2 टाइप के बैंड से बना होता है। ए बैंड होते हैं जो थिक बैंड होते हैं, मोटे होते हैं, ए बैंड, और दूसरे होते हैं आई बैंड। आई बैंड होते हैं और लाइट होते हैं, हल्के होते हैं प्रत्येक मायोफाइब्रिल में। अब ये बात याद रखनी है आपको बेटा, जो भी आपको बताई गई है। ए बैंड जो होते हैं, ए बैंड के बीच में लेस कंपेरेटिवली, ए बैंड की तुलना में कम थिक रीजन पाया जाता है, जिसे एच जोन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एच जोन कहते हैं। ये एच जोन है, ये एच जोन है। इन दोनों ये बेटा आप समझ रहे हैं। इन इवेंट के बीच में लेस थिक बॉन्ड पाया जाता है, इसे एच जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एच जोन कहते हैं। जो इवेंट के बीच में एक स्ट्रक्चर होती है, इसको बेटा किसने डिस्कवर किया था? हैंसेन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसे कहा जाता है एच जोन। हैंसेन नाम के साइंटिस्ट ने, ये नाम है हैंसेन। हैंसेन ने डिस्कवर किया था इसको, एच जोन को, इसलिए इसे नाम दिया गया एच जोन। अब देखते हैं आगे। तो बेटा एच जोन के बीच में भी एक लाइन होती है जिसे एम लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एम लाइन कहते हैं। ये लाइन एम लाइन है, देख लें अच्छे से। एच जोन के बीच में भी एक लाइन होती है, इसे एम लाइन कहते हैं। जो एम वर्ड कहाँ से लिया गया है? जर्मन लैंग्वेज की एक वर्ड मेटलिस चीफ से लिया गया है। मेटलिस चीफ से लिया गया है। इस तरह से आप समझ रहे होंगे।
मतलब CFC लिया गया एम वर्ड। इस तरह से आपको समझ में आया होगा बेटा। इसी तरह से प्रत्येक आई बैंड जो होते हैं, जो लाइट बैंड होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, एक कला पाई जाती है, इसे जेड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? जेड लाइन। आई बैंड के बीच में एक कला होती है जो जेड लाइन, ये वाली लाइन आ रही है जेड लाइन, ये जेड लाइन है, ये जेड लाइन, ये सॉरी ये जेड लाइन है, ये जेड लाइन है, ये जेड लाइन है। इस तरह से आप समझ रहे होंगे जेड लाइन क्या होती है। जेड लाइन, ये आई बैंड के बीच में एक लाइन होती है, इसे जेड लाइन कहते हैं। जेड वर्ड भी कहाँ से लिया गया बेटा? जेड वर्ड लिया गया है जर्मन भाषा के वर्ड जुइस चेंसीफ से लिया गया है। किससे लिया गया? जुइस चेंसीफ से लिया गया है। जेड वर्ड भी कहाँ से लिया गया है? जर्मन भाषा के वर्ड जुइस चेंसीफ से लिया गया है। इस तरह से आप ये समझ रहे होंगे बेटा। दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या कहलाता है? सार्कोमियर कहलाता है। दो जेड लाइन के बीच का भाग क्या कहलाएगा बेटा? दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच का भाग कहलाता है, क्या कहलाएगा बेटा? सार्कोमियर कहलाएगा। दो क्रमिक जेड लाइन के बीच का भाग, दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच का भाग सार्कोमियर कहलाता है। इस तरह से आप ये समझ रहे होंगे जो आपको भी बताया गया है बेटा। ये जेड लाइन को क्या कहते हैं? जो डॉबीज लाइन भी कहते हैं, डॉबीज लाइन भी कहते हैं इसी को, जेड लाइन को। और क्रॉस मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इस तरह से ये आप समझ रहे होंगे। ये आपको बताया गया है अभी, ये आपको बेटा क्लियर बता दिया गया है। अभी आपको क्या बताया गया है? और जो दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच का, दो सक्सेसिव जेड लाइन जो होती है, उस दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच में क्या होता है? वो स्ट्रक्चर सार्कोमियर कहलाता है। क्या कहलाता है? सार्कोमियर। दो क्रमिक जेड लाइन के बीच का भाग क्या कहलाएगा? सार्कोमियर कहलाता है। अब आप समझ रहे होंगे ये स्ट्रक्चर बेटा। तो सार्कोमियर जो होता है, यहाँ पर देखें आपको अच्छे से, सार्कोमियर जो होता है वो क्या होता है? मायोफाइब्रिल की फंक्शनल यूनिट होती है। सार्कोमियर इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द मायोफाइब्रिल्स। इस तरह से आप समझ रहे होंगे बेटा। मायोफाइब्रिल की फंक्शनल यूनिट क्या होती है? सार्कोमियर होता है। मायोफाइब्रिल की फंक्शनल यूनिट सार्कोमियर होती है। क्लियर हो गया होगा आपको ये पॉइंट बताया गया अभी आपको। और प्रत्येक जो एवरी सार्कोमियर जो होता है, ये सार्कोमियर जो होता है वो क्या रखता है? थिक एंड थिन फिलामेंट रखता है, रेसे रखता है। जो क्या होता है? सार्कोमियर पतला एवं मोटा बंडल रखता है, थिन और थिक बंडल रखता है सार्कोमियर। ये याद रखना है आपको। सार्कोमियर क्या रखता है? पतला एवं मोटा बंडल रखता है। और जो मोटे बंडल्स होते हैं वो होते हैं बेटा, जो मोटे बंडल्स होते हैं वो 150 एंगस्ट्रॉम के होते हैं। मोटे बंडल्स कितने होते हैं? मोटे बंडल्स जो होते हैं, मोटे थिक एंड, जो बेटा दोबारा सुन लें, सार्कोमियर क्या रखता है? मायोफिलामेंट्स के थिक एंड थिन वो सार्कोमियर मायोफिलामेंट्स के थिक एंड थिन बंडल रखता है, मोटे और पतले बंडल रखता है। कौन? सार्कोमियर। सार्कोमियर क्या है? दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच की जगह को सार्कोमियर कहती है। तो सार्कोमियर क्या रखता है बेटा? सार्कोमियर रखता है मोटे एंड पतले मायोफिलामेंट्स के बंडल रखता है, मतलब थिक एंड थिन बंडल्स रखता है। किसके? मायोफिलामेंट्स के, सार्कोमियर। इस तरह से आप समझ रहे होंगे। जो थिक फिलामेंट्स होते हैं, थिक बंडल्स जो होते हैं मायोफिलामेंट्स के जो थिक बंडल्स होते हैं वो 150 एंगस्ट्रॉम के होते हैं, 150 एंगस्ट्रॉम के होते हैं। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। और जो थिन मायोफाइब्रिल्स के जो थिन बंडल होते हैं वो 70 एंगस्ट्रॉम के होते हैं। कितने एंगस्ट्रॉम के होते हैं? 70 एंगस्ट्रॉम के होते हैं बेटा। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा जो भी आपको बताया गया है बेटा। जो थिक मायोफिलामेंट्स होते हैं, वो थिक मायोफिलामेंट्स जो होते हैं वो मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं। थिक मायोफिलामेंट किसके बने होते हैं? मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं। मायोसिन प्रोटीन के कौन से? थिक फिलामेंट्स। और थिन फिलामेंट्स जो होते हैं वो किसके, कौन सी प्रोटीन के बने होते हैं? थिन फिलामेंट्स बेटा यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ। थिन फिलामेंट बने होते हैं एक्टिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं। ट्रोपोमायोसिन कौन से बेटा? अभी आप दोबारा सुन लेंगे। जेड लाइन के बीच में जो एरिया पाया जाता है वो सार्कोमियर कहलाता है। दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच का भाग क्या कहलाएगा? सार्कोमियर कहलाएगा। दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच का जो एरिया होगा वो क्या कहलाएगा? सार्कोमियर। सार्कोमियर किसका बना होगा? थिक एंड थिन मायोफिलामेंट्स के बंडल्स का बना होगा। वो थिक बंडल्स जो होते हैं मायोफिलामेंट्स के, थिक बंडल्स की डायमीटर होता है 150 एंगस्ट्रॉम, व्यास 150 एंगस्ट्रॉम होता है। थिन मायोफिलामेंट्स का जो डायमीटर होता है
वो कितना होता है 70 एंगस्ट्रॉन्ग होता है। कितना होता है बेटा 70 एंगस्ट्रॉन्ग होता है। इस तरह से आप समझ रहे होंगे, जो भी आपको बताया गया है। अब जो थिक मायोफिलामेंट्स जो होते हैं बेटा, थिक मायोफिलामेंट्स वो किसके बने होते हैं? थिक मायोफिलामेंट्स याद रखना मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं। थिन मायोफिलामेंट्स किसके बने होते हैं? एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं। इस तरह से बेटा ये आपको समझा दिया गया है, और आप देख लें अच्छे से इस स्ट्रक्चर को, ऑब्जर्व करें डायग्राम को, और ऑब्जर्व करें। ये आपको डायग्राम प्रिपेयर करना है। देख लें डायग्राम को बेटा, ये क्रॉस ब्रिजेस दिखाए गए हैं, क्रॉस ब्रिज बन जाते हैं इनके बीच में। ये आई बैंड है, आई बैंड, क्रॉस ब्रिजेस ये बन जाते हैं बेटा। ए बैंड है, ए बैंड, और इनके बीच में जो क्रॉस ब्रिजेस बने हुए हैं, बीच में बताया था ये रीजन एच जोन कहलाएगा। थिक फिलामेंट के बीच में एच जोन है, एच जोन के बीच में जेड लाइन बनी हुई है, ये आपको दिखा रहे हैं। और आई बैंड, इनके बीच में क्या होता है बेटा? जेड लाइन पाई जाती है। दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच की दूरी यहाँ पे भी क्या होगी? सार्कोमियर फॉर्म होगी, सार्कोमियर होगा। क्रॉस ब्रिजेस का स्ट्रक्चर ये है, क्रॉस ब्रिजेस ये बनाए गए हैं, इसमें ये थिन फिलामेंट्स बनाए गए हैं। थिन फिलामेंट ये हैं और ये थिक फिलामेंट्स हैं। डायग्राम को ऑब्जर्व कर लें बेटा, ये पूरे डायग्राम किसके बनाए गए हैं? स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैग्नीफिकेशन। मतलब कंकालीय पेशी का विभिन्न आवर्धन के स्तर पर संरचना बनाई गई है। कंकाली पेशी की विभिन्न आवर्धन के स्तर पर, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैग्नीफिकेशन के डिफरेंट लेवल्स पर। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा जो आपको बताया गया है। डायग्राम को ऑब्जर्व करें, क्या बताया गया है अभी आपको समझ रहे होंगे। अब बेटा आगे देखेंगे थोड़ा, अब इसी से जुड़े हुए पॉइंट डायग्राम को एक बार ऑब्जर्व कर लें। अब आगे फिर मैं और आपको इनके पॉइंट लिख के समझाता हूँ बोर्ड पर। देखिए इनसे जुड़े हुए डायग्राम को ऑब्जर्व करें बेटा, अच्छे से देख लें एक बार। आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, अब आपको समझा देते हैं। ये अभी आपको पॉइंट बताए गए हैं, उनको मैं बोर्ड पे लिख के समझा देता हूँ। डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल टिश्यूज। कंकालीय पेशीय ऊतक की विस्तृत संरचना। देखें पॉइंट को बेटा, अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे आप तो एक एक बात आपको क्लियर हो जाएगी बेटा, जो भी आपको बताई जाएगी। ये मायोफिलामेंट्स हैज़ डार्क एंड लाइट बैंड्स डार्क बैंड इज ए बैंड और एनाइसोट्रोपिक बैंड लाइट बैंड इज आई बैंड और आइसोट्रोपिक बैंड। देखें एक मायोफिलामेंट गहरे एवं हल्के बैंड रखता है। गहरा बैंड है, गहरे बैंड हैं ए बैंड
या एनाइसोट्रॉपिक बैंड, एनाइसोट्रॉपिक बैंड हल्की बैंड हैं, आई बैंड या आइसोट्रॉपिक बैंड। बेटा ये समझ रहे होंगे, आपको भी बताया गया है। लिटिल स्ट्रक्चर, ए मायोफिलामेंट्स हैज़ डार्क एंड लाइट बैंड्स, डार्क बैंड इज ए बैंड और एनाइसोट्रॉपिक बैंड, लाइट बैंड इज आई बैंड और आइसोट्रॉपिक बैंड। एक मायोफिलामेंट गहरी एवं हल्की बैंड रखता है, गहरी बैंड है ए बैंड और एनाइसोट्रॉपिक बैंड, और हल्के बैंड है आई बैंड या आइसोट्रॉपिक बैंड्स, जो इस तरह से कहलाते हैं। ये आप समझ गए होंगे बेटा, पॉइंट आपको बताए गए। आगे देखें, इन बिटवीन द, बेटा जो अभी मैंने आपको कंकाली पेशीऊतक की विशेष संरचना बताई है और डायग्राम से समझाई है, उसी को मैं यहाँ पर लिख के आपको उनके पॉइंट जो मैंने बताए हैं वो समझा रहा हूँ, वो आप देख रहे हैं। इन बिटवीन द ए बैंड comparatively less in between the event comparatively less thick region is occur, that is H zone is described by Hansen, so it is known as H zone. In between the A band comparatively less thick region is occur, that is H zone. H zone is described by Hansen. A band के बीच में तुलनात्मक रूप से कम मोटा क्षेत्र पाया जाता है, जिसे एच जोन कहते हैं। इसे हैंसेन ने डिस्क्राइब किया। देख लें, इन बिटवीन द ए बैंड कंपेरेटिवली लेस थिक रीजन इज अकर, दैट इज एच जोन इज डिस्क्राइब्ड बाई हैंसेन। ए बैंड के बीच में तुलनात्मक रूप से कम मोटा क्षेत्र पाया जाता है, जिसे एच जोन कहते हैं, इसे हैंसेन ने डिस्क्राइब किया था। तो आप ये समझ रहे होंगे बेटा, आपको जो बताया गया है, पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। वैसे मैंने भी डायग्राम से आपको समझाया हुआ है सब कुछ बेटा, लेकिन फिर भी मैं आपको लिख के बता देता हूँ। एच इन बिटवीन एच जोन एम लाइन इज अकर, एम वर्ड इज टेकन फ्रॉम German word Mittelschiff। एच जोन के बीच में एम लाइन पाई जाती है, एम रेखा पाई जाती है। एम शब्द जर्मन शब्द मिटलस्चीफ से लिया गया है, मिटलस्चीफ से लिया गया है, इसलिए बेटा इसे कहते हैं क्या,
एम लाइन। देखें आगे, समझ गए होंगे। इन बिटवीन एच जोन एम लाइन इज अकर, एम वर्ड इज टेकन फ्रॉम जर्मन वर्ड मेटल स्टीव। एच जोन के बीच में एम रेखा पाई जाती है, जो भी आपको डायग्राम से बताई गई थी। एम सब जर्मन शब्द मेटल स्टीव से लिया गया है। आगे देखें अगला पॉइंट, आई बैंड के बीच में, आई बैंड के बीच में एक कला पाई जाती है जिसे जेड लाइन कहते हैं। जेड वर्ड, जेड शब्द कहाँ से लिया गया बेटा? जेड शब्द, जेड शब्द लिया गया है, अभी आपको बताया गया था, जिस चेंसीव से लिया गया है। जिस चेंसीव, जेड शब्द जिस चेंसीव से लिया गया है, जर्मन शब्द जिस चेंसीव से लिया गया है। समझ रहे होंगे बेटा। आई बैंड के बीच में एक कला पाई जाती है, इसे जेड लाइन कहते हैं। जेड शब्द जर्मन शब्द जिस चेंसीव से लिया गया है, जो आपको बता दिया गया है। इन बिटवीन आई बैंड ए मेम्ब्रेन इज अकर, that is called Z line. Z word is taken from Swiss chensiev, German word, और it is also known as Dobbe's membrane, क्रॉस membrane, जो भी आपको लिख के बताया गया था डायग्राम में। समझ गए होंगे। आगे देखेंगे। और बेटा अभी आपको बताया गया था द रीजन, दो क्रमिक जेड लाइन के बीच का भाग सार्कोमियर कहलाता है। क्या कहलाता है? सार्कोमियर, सार्कोमियर कहलाता है। The part of two successive Z line is known as sarcomere. दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच का भाग क्या कहलाएगा? सार्कोमियर कहलाएगा। अभी आपको बता दिया गया है बेटा, अभी बाकी बता दिया गया आपको। सार्कोमियर क्या होते हैं? सार्कोमियर मायोफिलामेंट्स की फंक्शनल यूनिट होते हैं, मायोफिलामेंट्स की कार्यक इकाई होते हैं, जो भी आपको बताया था। अब जो सार्कोमियर होते हैं बेटा, सार्कोमियर मोटे एंड पतले, थिक एंड थिन मायोफिलामेंट्स के बंडल्स के बने होते हैं, जो भी आपको बता दिया गया है। तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे बेटा। तो बाकी जो मोटिव बंडल्स, जो मोटिव बंडल्स पाए जाते हैं मायोफिलामेंट्स के, वो किस प्रोटीन के बने होते हैं? जो भी आपको बताया था, मायोसिन प्रोटीन के। और पतले जो मायोफिलामेंट्स के बंडल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? वो बने होते हैं एक्टिन, ट्रोपोनिन और मायोसिन प्रोटीन, सॉरी एक्टिन, ट्रोपोनिन और एक्टिन, ट्रोपोनिन, जो नाम अभी बताए गए थे, एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं। इस तरह से आपको बता दिया गया था। और सार्कोमियर के बारे में बता दिया गया था, सार्कोमियर क्या होता है बेटा। तो आप समझ गए होंगे सार्कोमियर क्या है। सार्कोमियर में जो बेटा मोटे बॉन्ड होते हैं उनका डायमीटर बताया था आपको 50 एंगस्ट्रॉम होता है। पतले जो बंडल्स पाए जाते हैं या थिन मायोफिलामेंट्स के बंडल्स जो होते हैं उनका डायमीटर 70 एंगस्ट्रॉम होता है। ये सब आपको बता दिया गया है बेटा। अब इसके क्वेश्चन देख लेंगे आप। ये सब आपको बता दिया है, आप समझ रहे होंगे। तो इनके क्वेश्चन देखने हैं बेटा। ये सब वैसे डायग्राम में आपको समझा दिया गया है एक तरीके से, आपको और अच्छे से क्लियर पहले भी कर दिया गया है, लेकिन दोबारा मैंने कुछ पॉइंट लिख दिए हैं आपको समझने के लिए। देखिए आगे होमवर्क। होमवर्क में बेटा पहला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए होमवर्क है ये। पहला क्वेश्चन देखना है इसमें, आई बैंड के बीच में लाइन पाई जाती है। पहला आंसर देखेंगे इसका, आंसर 1 जेड लाइन, दूसरा बी लाइन, तीसरा एम लाइन, चौथा सी लाइन। देखें द लाइन या मेम्ब्रेन के बीच में कला पाई जाती है।
कल आ बेटा वर्ड। द मेम्ब्रेन इज अकर बिटवीन आई बेंड्स। द मेम्ब्रेन इज अकर बिटवीन आई बेंड्स। फर्स्ट जेड लाइन, बी लाइन, एम लाइन और सी लाइन। आंसर पिकअप करना है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दो क्रमिक आई बेंड के बीच का भाग है। आंसर दो, आंसर टू। फर्स्ट सार्कोमियर, सेंट्रोमियर। तीसरा लेप्टोमियर। चौथा नन ऑफ द अबव। द रीजन बिटवीन टू सक्सेसिव आई बेंड। दो क्रमिक जेड लाइन के बीच का भाग है। दो क्रमिक जेड लाइन के बीच का भाग है। क्वेश्चन ये है, दो क्रमिक द रीजन बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन इज सार्कोमियर, सेंट्रोमियर, लेप्टोमियर, नन ऑफ द अबव। उपयुक्त में से कोई नहीं। सार्कोमियर, सेंट्रोमियर, लेप्टोमियर, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आप आंसर पिकअप करना है बेटा। दो क्रमिक जेड लाइन के बीच का भाग है हिंदी में। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। ए बेंड के बीच का रीजन कहलाता है। ए बेंड के बीच का क्षेत्र कहलाता है। ए बेंड के बीच का क्षेत्र कहलाता है। आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन 1, 2 एच जोन, जी जोन, आई जोन, एल जोन। देख लें ध्यान से। ए बेंड के बीच का भाग कहलाता है एच जोन, एच क्षेत्र, जी जोन, जी क्षेत्र, आई जोन, आई क्षेत्र, एल जोन, एल क्षेत्र। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे बेटा ये क्वेश्चन जो अभी आपको बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऑब्जर्व कर लें, अच्छे से देख लें। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बेटा। एम लाइन तो बता दिया गया आपको। जो अभी एक और अगला क्वेश्चन देखना है आपको बेटा, जो इसी मस्कुलर टिश्यू से ही स्केलेटल मसल टिश्यू से जुड़ा हुआ है। वो क्या है? स्केलेटल कंकाली पेशियाँ, कंकालीय पेशियाँ, कंकाली पेशियाँ किस अंग के नियंत्रण में होती हैं? पहले आपको बता दिया गया किस अंग के नियंत्रण में होती हैं। आंसर 4 हृदय, दूसरा मस्तिष्क, तीसरा यकृत, चौथा पेट। कंकाली जो ये आमाशय कहते हैं, आमाशय। स्केलेटल मसल्स इज कंट्रोल्ड बाई विच ऑर्गन्स? हार्ट, ब्रेन, लिवर और स्टमक। इनमें से आंसर आपको पिकअप करना है बेटा जो भी बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हल्के बैंड हैं, हल्के बैंड हैं। आंसर 5 आई बैंड, ए बैंड, एम बैंड और इसके अलावा एल बैंड।
लाइट बेंड्स आर आई बेंड, ए बेंड और एम बेंड और एल बेंड। तो आप समझ गए होंगे बेटा ये क्वेश्चन जो आपको बताए गए हैं अभी, 5 क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, तो आपको ये क्लियर हो गए होंगे। देख लें क्वेश्चन, ऑब्जर्व कर लें, 5वां क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लें अच्छे से। थैंक यू बेटा। इससे आगे अगली क्लास में डिस्कस किया जाएगा। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।